एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन फिजिक्स का। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू प्रूफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड द लास्ट वन इज मास एंड वेट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स with which two objects attract each other is called gravitational force। इस लाइन का मतलब यह है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स से, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन आप लोग कहोगे अगर हम लोग को, जैसे मान लो मेरे सामने मोबाइल है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा मुझे, तो फिर हम लोग आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही वीक फोर्स होती है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं करती। क्योंकि अर्थ का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। आसान शब्दों में समझाऊँ तो समझो, अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है और जो स्मार्टफोन है मेरा और मैं हूँ वो छोटा मैग्नेट है। तो हम लोग आपस में चिपकने में ज़्यादा वो सही लगेगा कि ज़्यादातर वो फोर्स लगाएगा मैग्नेट, फोर्स जो बड़ा मैग्नेट लगाएगा तो हम लोग उसके साथ चिपक जाएंगे, इसलिए हम लोग अर्थ से चिपके रहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप स्पेस में जाओ और स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ो तो देखोगे आप थोड़े टाइम बाद वहाँ पे, क्योंकि कोई वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ की तरफ अप्लाई नहीं हो रहती है, वहाँ तो जीरो फोर्स होती है। तो ऐसे करके अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद एकदम चिपक जाते हैं। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और लेकिन जो ग्रेविटी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे बोलते हैं। वो हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर इसैक न्यूटन सर ने दिया था हम लोग को। तो पढ़ते हैं कि वो क्या है। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है, मतलब कि अगर फोर्स किसके डिपेंड है, मासेस के, मास के डिपेंड है। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड नहीं है उस पे इनडिपेंडेंट है। तो मतलब कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो पहले एक लाइन को समझते हैं। अ फोर्स विथ विच इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, जो कि एक फोर्स होती है। भाई अगर अट्रैक्ट करो तो एक फोर्स अप्लाई, जो वो फोर्स अप्लाई करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के, मतलब मास के इक्वल बोल सकते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो मास के इक्वल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट का m2, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनके डिस्टेंस जो बिटवीन देम है वो r मान लेते हैं, तो r स्क्वायर। तो इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं उसका प्रूफ करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दो बॉल्स रखी हुई हैं, एक है m1 मास की और एक उधर है ब्लू कलर की m1 मास की, सॉरी ये m2 मास की है। और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है r, और जो दोनों फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से और ये अट्रैक्ट कर रही है उसे F2 फोर्स से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है G इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू F2, क्योंकि भाई जो फोर्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इक्वल है एक दूसरे का, इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसी का हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रूविंग। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की प्रूविंग। तो उस लाइन में लिखा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो सबसे पहले ये आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो ऐसे करके साइन बनाए ये प्रोपोर्शनल का है। फिर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो उधर मैंने बताया अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में, r मान लेते हैं अगर डिस्टेंस, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें एक साथ, क्योंकि f के दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो एक ही चीज के इक्वल होती चीजें तो हम कंबाइन कर सकते हैं। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, ये आपको पता है, आपने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो f इक्वल्स टू g आ जाता है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर SI यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसी को हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आया कि ये जो प्रूविंग हुई इसकी कैसी हुई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की।
फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो फोर्स प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये रहा वो, इसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे आपको बगल में दी हुई है और दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, जैसा एग्जांपल है बगल वाली स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब देखते हैं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब समझते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसे बिग G से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा, उसे स्मॉल g से डिनोट करेंगे। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट्स ऑफ मास इज केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, मतलब साइंटिस्ट ने इसे ऑब्टेन किया था। इसका कोई आपको प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो वैल्यू कहाँ से आई, इसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे स्लाइड दिख रही होगी, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इस तरीके से इसका वैल्यू निकाला गया, वैसे ही आपकी क्लास में है नहीं, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स है, न्यूमेरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, मतलब कि इतनी फोर्स लगती है दो ऑब्जेक्ट के बीच। जैसे मैं अपने सामने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ तो मेरे और स्मार्टफोन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इतना 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब समझते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When an object is dropped from some height, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of earth. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से छोड़े तो वो नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है जो ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हैं क्योंकि अर्थ भी उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग। So the uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. It is a vector quantity and its value is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग ऑब्टेन करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में। मतलब कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, फ्रीली फॉल होता है, जो फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे वही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिपेंड नहीं करता है उसके मास पे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस लाइन का कि अगर कोई मैं दो ऑब्जेक्ट छोड़ू एक साथ, चाहे कितना भी भारी हो चाहे कितना भी कम हल्का हो, जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, जिनका मास डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों एक ही टाइम पे, अगर एक सेम हाइट है 1 मीटर की हाइट है, तो एक ही टाइम पे वो लोग अर्थ की सरफेस को टच करेंगे। तो देखते हैं इसकी प्रूविंग। तो अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने पढ़ा था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ पे g रखोगे आप, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि हम लोग अर्थ की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg रख सकते हो, f की जगह की नहीं हो, जो थर्ड वाला पॉइंट है ग्रीन कलर का। mg इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक m से m कट गया, क्या बचा? g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक है। वो g हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस g की वैल्यू जो बड़ा g है, इसको हमें वैल्यू पता है 6.67 into 10 to the power -11। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अर्थ की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मास किसका रखा जाएगा? अर्थ का मास रखा जाएगा। और किसकी डिस्टेंस रखी जाएगी? अर्थ का जो रेडियस है वो रखा जाएगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है। तो हम लोग यहाँ पे g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर हमारा आया था, तो g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर रखा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब आपको कैलकुलेशन टफ लग रही होगी, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ कट जाएगा। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.814, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ ही में ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की SI यूनिट आपने पढ़ी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। The falling of a body from a height toward the earth under the gravitational force of earth with no other forces acting on it is called फ्री फॉल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से गिराते हैं तो उसे अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अपने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो उसकी तरफ गिरती है। उस समय जब वो गिरे तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, मतलब कि जैसे
एयर भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है। मान लो बहुत तेजी से हवा चल रही है, अब मैं किसी पेपर गिरा रहा हूं तो उसमें एयर रेसिस्टेंस वर्क करता है कि नहीं, पेपर ऐसे ऐसे करके जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई भी चीज काम ना करे, यहीं किसी भारी चीज को गिराओ तो सीधे वो डायरेक्ट चली जाएगी, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि तो हल्का सा टाइम ले, ऐसे करें, इस तरीके से नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं विथ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मास और वेट के बारे में। तो अब समझते हैं मास क्या होता है। मास और वेट दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं फिजिक्स में। सो द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मैटर पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो सॉलिड लिक्विड गैस कितना उसमें कंटेन्ड है उस बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम लोग उसका मास। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज केजी। इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कांट बी जीरो। मतलब किसी की बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है और ये कांस्टेंट रहता है, जितना आपके अंदर या मेरे अंदर मास है वो उतना ही रहेगा। और जो हमारा वेट होता है, जो वेटिंग मशीन वेट बताती है ना, वो डिफरेंट चीज होती है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस जब होता है हमारे मास के ऊपर, तो वही वेट होता है। वो डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट होता है। तो मैं अभी बताऊंगा कि आपका अगर वेट कितना है तो आप अपना मास निकाल सकते हो। तो देखते हैं वेट क्या होता है। So the definition of weight is the weight of a body is the force with which it is attracted toward the center of earth। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसे जब वो अर्थ अट्रैक्ट करेगी, भाई हम लोग अर्थ में तो हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वही होता है उसका वेट। तो यहाँ पे वेट का फॉर्मूला दिया है, वेट इक्वल्स टू mg। ये एक SI यूनिट इसकी जो होती है वो न्यूटन होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये जीरो भी हो सकती है। जहाँ पे अगर मास जीरो तो हो नहीं सकता, ये तुमको पता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ वेट जीरो हो जाएगा। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, क्योंकि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में 9.8 है, मार्स में थोड़ी 9.8 है, न मून में 9.8 है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वहां पे जो तुम्हारा वेट है वो सेम रहेगा। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। अब मान लो तुम्हें तुम्हारा वेट पता है, जैसे तुम्हारा वेट उसमें 46 kg आ रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारा मेरा वेट है जैसे 46 kg, जी की वैल्यू में पता है 9.8, ये स्मॉल जी होगा, यहाँ पे बिग जी लिखा हुआ है, एरर है। तो mg होता है। तुम्हें मास निकालना है अपना, तुम अपना मास निकाल सकते हो। तो मास क्या हो जाएगा, जी उधर चला जाएगा, W/G हो जाएगा। तो 46/9.8 कर दो, तुम्हारी मास की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जितने भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, केपलर्स लॉ और थ्रस्ट, प्रेशर, डेंसिटी, वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।